गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और देखा था वेरिएशन इन ग्रेविटी विथ हाइट, डेप्थ, शेप और रोटेशन। ठीक है, तो आज है हमारा क्वेश्चन करने का दिन, है ना। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 5 हो गया और 2 7 है ना। 7 अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में। करेक्ट है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं क्या पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, और पढ़ा चुका हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले। ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद से ट्राई करना स्टार्ट करिए। इसे नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देखें इसे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि द मैक्सिमम हाइट थ्रू व्हिच एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन अर्थ इज 0.5 मीटर। ठीक है, मतलब एक एस्ट्रोनॉट जो है वो 0.5 मीटर जंप कर सकता है अर्थ पे। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑन द मून। अगर वो 0.5 मीटर यहाँ पे जंप मार सकता है तो मून पे कितना मारेगा। करेक्ट है। देखो, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है यहाँ से, है ना, तो एनर्जी होता है ½ mv²। और जब ये यहाँ पहुँच जाता है, मान लो h हाइट पहुँचा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है mgh, और एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, mgh और ½ mv² क्या होता है, इक्वल होता है एनर्जी कंजर्वेशन से। करेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे ये पता लगा अगर आप m से m काट दोगे, ठीक है ना, तो आपका h आएगा बच्चों v²/2g। ठीक है, मतलब हाइट अटेंड जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के। करेक्ट है, मतलब h ऑन मून पूछ रहा है ना आपसे, तो h ऑन मून अपॉन h ऑन अर्थ, ठीक है, ये इक्वल होगा, इनवर्सली है, तो g ऑन अर्थ अपॉन g ऑन मून। करेक्ट है, क्योंकि ये इनवर्सली है, h है ना, हाइट मून पे अपॉन हाइट अर्थ, तो यहाँ पे g अर्थ अपॉन g मून। डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। अब देखो, h मून पे पूछ रहा है आपसे, h अर्थ पे कितना है 0.5, g अर्थ पे मैंने 10 ले लिया, है ना, या चलो g ले लेता हूँ और यहाँ पे g/6 ले लूँगा, है ना, तो इसको मिटाओ आप, इसको ले लो आप g और इसको ले लो g/6। करेक्ट है, अब ये कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो h/0.5 = 6। करेक्ट है, वो ये 0.5 क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं इसको अगर 1/2 लिखूँ तो इसका 1 यहाँ रहेगा और /2 वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ से 2h = 6, है ना। और यहाँ से बच्चों जो हमारा आंसर आया h का, वो आया h = 3 मीटर। मीन्स जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे 0.5 मीटर जंप कर सकता है, वही एस्ट्रोनॉट मून पे अगर जंप करेगा तो 3 मीटर जंप कर सकता है। आया समझ में? आसान था, क्या किया हमने, सिंपल डिपेंडेंसी कर दिया। ठीक है, h जो था हमारा वो g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन कहते हैं इसको। आसान था बहुत, मजा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द स्पीड विथ व्हिच अर्थ वुड हैव टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो एज टू परसन एन इक्वेटर वेट 4/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमने बताया हुआ है आपको वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रोटेशन। ठीक है, तो वहाँ पे g जो है बच्चों इक्वेटर पे वो कितना था, g - ω²r, यही तो था। चलिए चलते हैं पीछे क्लास में देखते हैं। हाँ यहीं पे तो है ये, देखो g इक्वेटर पे कितना है हमारा, g - ω²r, क्योंकि हमने इक्वेटर के लिए थीटा 0 डिग्री रखा था। करेक्ट है, तो एक पर्सन, ठीक है यहाँ तक है ना, पर्सन ऑफ इक्वेटर वेट 4/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये अगर m से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो g जो है हमारा, अगर वेट उसका 4/5 है, मतलब g भी वहाँ पे क्या है 4/5 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 4/5g रखोगे। ठीक है, इक्वल टू g - ω²r, क्योंकि वहाँ पे वेट अगर इसका 4/5 हो गया, मतलब g भी क्या होगा वहाँ पे 4/5 होगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बच्चों ω²r जो होगा हमारा वो g - 4/5g। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये g/5 आएगा, किसकी वैल्यू, ω²r की वैल्यू। करेक्ट है, अब से पूछ रहा फाइंड द स्पीड, मतलब ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा होगा बच्चों आपका, r नीचे आ जाएगा, g/5r का रूट। ठीक है,
ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे आप लगा सकते हो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आसान था ये, एकदम आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। फिजिक्स में बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कि डरने की जरूरत ही नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बच्चों तो देखो आप फॉर्मूला लिखना है GH इक्वल टू, ठीक है, G अपॉन क्या था हमारा 1 + h/r का पावर 2, ऐसा आया था। देखो दिखाता हूँ मैं पीछे आपको, देखो यहाँ आया था G के इक्वल टू G टाइम्स 1 + h/r का पावर 2। इसको यूज करना, आप आसानी से निकल के आएगा आपका। ठीक है, तो अब GH की जगह पे क्या लोगे आप 1/9 वैल्यू, मतलब G/9 लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ मैं, GH की जगह पे लूंगा मैं G/9, ठीक है, इक्वल टू G अपॉन 1 + h/r का पावर 2। करेक्ट है। अब यहाँ से क्या होगा, G से G कटेगा, ठीक है, और सिर्फ बचा ये 1/9, यहाँ भी 1 बचा, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 9 इक्वल टू 1 + h/r का पावर 2। तो यहाँ से 1/h/r जो है बच्चों, ये 2 है, इधर आके रूट होगा, तो यहाँ से 3 आएगा वैल्यू आपका 1/h/r का। ठीक है, और यहाँ से h/r जो है ये आएगा 2। ठीक है, तो हाइट यहाँ से क्या आ गया बच्चों 2r। ठीक है, मतलब 2r पे अगर जाओगे तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है 1/9 वैल्यू रह जाता है। ठीक है, अगर डाटा के टर्म में हो तो रेडियस कितना होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 में आप 6400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा बच्चों 12, इसका हो जाएगा 148 और इस पे 2 0 बैठा दिया हमने। ठीक है, इतना किलोमीटर, 64 का दुगुना होता है 128। ठीक है, तो इतना किलोमीटर दूर जाने पे जो ग्रेविटी है 1/9 वैल्यू रह जाएगी। अब ये जो डाटा होगा ध्यान से रखना, ये 1/4 होगा, 1/9 होगा, 1/16 होगा ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर 9 है तो रूट होकर 3 आ गया ये, अगर ये 16 होता तो रूट आकर 4 आ जाता, अगर ये 4 होता तो रूट आकर 2 आ जाता। आया समझ में? तो लगभग मैंने जो देखा है कि ये वैल्यू जो है 1/9, 1/16, 1/4, 1/25 ऐसे करके होता है वैल्यू। ठीक है, चलिए एकदम आसान मजा आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड में निकालते हैं इसको। चलिए, कह रहा है कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ G एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये अभी आया था, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट का, नीट 2018 में आया था ये, कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ G एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे बोथ D एंड H जो है हमारा मच स्मॉलर देन सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा D और H में। मीन्स कि जितना द चेंज इन वैल्यू ऑफ G एट हाइट H एवं, मतलब हाइट H अगर ऊपर जाओ, ठीक है, तो जितना ग्रेविटी का वेरिएशन उतना ही D नीचे है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि D और H में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था GD इक्वल टू G टाइम्स, ठीक है, 1 - D/r। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारा ये, और जो फॉर्मूला हमारे पास बच्चों हाइट के लिए था GH इक्वल टू G टाइम्स 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला हमारे पास हाइट के लिए था। करेक्ट है, आप पीछे जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कह सकते हो बच्चों कि GD, इसको मैं ब्रैकेट खोलूंगा अगर, तो इक्वल टू G टाइम्स है ना GD/r, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको यहीं रहने दूँ, है ना, G और GD क्या है, कम है, तो मैं इसको इधर लाता हूँ, GD/r इक्वल टू कह सकता हूँ मैं G - GD, यानी कि डेल्टा G की वैल्यू हो गई है। ठीक है, यानी कि डेल्टा G की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों GD/r। ठीक है, अच्छा यहाँ ऐसे सॉल्व करता हूँ मैं अगर, तो GH इक्वल टू G - 2hg/r। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही 2hg/r इक्वल टू क्या होगा G - GH, यानी कि ये वैल्यू हो गया हमारा डेल्टा G का, कितना 2hg/r। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा G है वो 2hg/r है, और यहाँ पर जो डेल्टा G है वो GD/r है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों सेम है, तो चेंज इन वैल्यू जो है हमारा वो सेम है। तो मतलब इसको है ना, ये इक्वेशन अगर 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को आप इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा GD/r इक्वल टू 2hg/r। r ने r को मार दिया, G ने G को मार दिया, यहाँ से पता लगा कि D जो है हमारा वो 2h है।
डी जो है वो 2h, मतलब जितना ऊपर अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो डी में आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। डी जो है वो दोगुना है h के। आया समझ में? फिर से क्या किया हमने, दो इक्वेशन लिखा, एक लिखा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ का जी डी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, और एक लिखा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट का जी एच इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने डेल्टा जी निकाल दिया है ना, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, और जी एच माइनस जी यानी कि ये हो गया हमारा, सॉरी जी माइनस जी एच, ये हो गया डेल्टा जी, ठीक है। और यहाँ पे जी माइनस जी डी, ये हो गया डेल्टा जी, दोनों से हमने डेल्टा जी निकाला, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो यहाँ से देखा हमने कि डी इक्वल टू 2h, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट 2018 में अभी आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए आगे, मजा ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है बस, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है सारा कुछ उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं आज। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%। कितना नीचे जाओगे तो 1% डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही वाला लगाओगे आप, ठीक है। डेल्टा जी बाई जी कर देते हैं यहाँ से, है ना। देखो अगर मैं इसको ऐसे ले आऊँ इसी इक्वेशन से, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर, कह सकता हूँ मैं क्या, देखो डेल्टा जी बाई जी इक्वल डी बाई आर, है ना। और अगर परसेंटेज की बात करें तो वही तो है, आपको 1% कह रहा है। मतलब आपसे अगर मैं बात करूं डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू की, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1% है, मतलब 1/100 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पे डी बाई आर, तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा बच्चों, r/100। आर कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर, अपॉन 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया बच्चों 64 किलोमीटर। मतलब अर्थ के अंदर अगर आप 64 किलोमीटर चले जाओगे तो ग्रेविटी में 1% डिक्रीज आ जाएगा, मतलब 10 का अगर 1% निकालो आप, ठीक है, तो 0.1 हो गया हमारा, है ना, उतना वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आसान था, ऊपर वाले का यूज था ये, बहुत आसान है। क्या क्या समझ में नहीं आया आपको, देखो ये जी डी बाई आर इक्वल टू डेल्टा जी था हमारा, यहीं से हमने डेल्टा जी बाई जी हो गया डी बाई आर, और इसी को हमने यूज कर लिया। और इसलिए मैंने बच्चों जान से इस सीक्वेंस में क्वेश्चन रखा है, पहले 4th नंबर रखा है, फिर 5th रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा था तो इसका यूज अगले में हो रहा था, ठीक है। तो हमने कहा चलो यही करवा देते हैं। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों 12th क्लास में भी आते हैं, ठीक है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन ही हमारे पास, ठीक है। इंपोर्टेंट मतलब लिख लेना है इसको कि ये 12th क्लास में भी आएंगे, तो वहाँ आपका टाइम बच जाए, वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं तो खैर पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको ना पढ़ना पड़े, आपको स्किप कर देना पड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट हमारे 12th का वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मुझे शूट तो करना ही पड़ेगा इसको 12th में भी। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों है कि इनफाइनाइट पार्टिकल ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट पोजीशन 1 2 4, ठीक है। तो पहले मैं एक ओरिजिन सिस्टम लेता हूँ, ये ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या है कि ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 3 4, ये है ना, ये हो गया हमारा 4 3 2 1, है ना, 5 6 7 8, ये हमारा हो गया 8, ठीक है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर पे, मतलब एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, और एक मास यहाँ रखा हुआ है, करेक्ट है। इनफाइनाइट पार्टिकल तक है। इनफाइनाइट पार्टिकल ऑफ मास एम आर पोजिशनड एट 1 2 4 8, अगला 16 पे होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको इनफाइनाइट है ना, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। अब आपको यहाँ पे इस ओरिजिन पे बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, करेक्ट है। अब पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना बताया था हमने, gm/r², यही तो था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, gm/r², माइनस में था, मतलब एट्रैक्टिव साइन होगा, ठीक है, इधर की तरफ। तो अब क्या करो, आई टोटल के लिए क्या करोगे, अब आई अगर टोटल की बात करें तो क्या करोगे, देखो इसका इंटेंसिटी भी होगा, इसका इंटेंसिटी भी होगा, इसका भी होगा, है ना। तो सबको ऐड कर दूं मैं, तो gm मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1 बाई, है ना, 1 का स्क्वायर 1, है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, करेक्ट है। अब देखो, अब ये है बच्चों जीपी फॉर्म कर रहा है, ये कैसे, देखो अगर आप इसको रेशियो करोगे, ये 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, और ये क्या है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अगर आप इसका रेशियो देखो, है ना, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, किसी का भी रेशियो देख लो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आएगा रेशियो, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 16 है, इसका भी रेशियो 4 आएगा, ठीक है।
तो आप सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करोगे, यहाँ से कॉमन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी एम अपॉन 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे उनको 10th में ही पढ़ाया जाता है, 10th में एपी जीपी दोनों है। जो सीबीएसई से पढ़े होंगे उनको एपी तो था 10th में, लेकिन जीपी नहीं था। ठीक है, तो जान लो बच्चों जीपी क्या होता है, उसमें सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का कॉमन रेशियो सेम होता है। मतलब इस टर्म को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो जो आएगा है ना वही रेशियो आएगा बच्चों इस टर्म को इस टर्म से। मतलब थर्ड टर्म को अगर सेकंड से डिवाइड करो तो भी वही रेशियो आना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो तो भी वही रेशियो आना है, फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करो तो भी वही रेशियो आना है। मैं करके दिखाऊंगा आपको, चलो करके दिखाता हूँ मैं। सेकेंड टर्म को मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो 1/4 है ना, और डिवाइड बाई 1 तो कितना है 1/4, उल्टा हो गया। अच्छा, T3/T2 थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म देखता हूँ, तो 1/16 और अपॉन में 1/4 तो 4/1 है ना बच्चों। डिवाइड कर रहा हूँ मैं 4/1 से, सॉरी 1/4 से, तो उल्टा जो होगा ना ये। अच्छा, T4/T3 करके देखता हूँ। T4 क्या है हमारा 1/64, डिवाइड करूंगा मैं 1/16 से तो उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/1 से, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 1/4। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/4, करेक्ट है। अब एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, खासकर जो बायो का स्टूडेंट हो, कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है बच्चों, एस इनफाइनाइट, उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, अगर r लेस देन 1 हो तो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का a/r माइनस 1 अगर r ग्रेटर हो 1 से। तो ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है हमारा 1 से छोटा है, 1/4 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। है समझ में? जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो तो जो रेशियो आया वही रेशियो थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करने पे आया, वही रेशियो फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करने पे आया। उस केस में ये कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब कॉमन रेशियो सेम हो उसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने 10th क्लास में पढ़ा था जब कॉमन डिफरेंस सेम था, जैसे कि 3, 6, 9, 12, तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, 4 है ना 8, मतलब कुछ भी कितनी जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 12, 16, तो यहाँ पे क्या था, ये सब एपी में थे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का था, कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते थे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब अगर कॉमन रेशियो सेम हो उसे क्या कहेंगे हम, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी याद कर लो, क्वेश्चंस आते हैं इसके, करेक्ट है। तो यहाँ पे आई टोटल के लिए जीएम हमने बाहर ले लिया। देखो ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, ये तो आपको पढ़ाया गया है 10th में भी। ए ले लिया हमने 1/1 माइनस आर क्या है हमारा 1/4। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों जीएम, ये 1/1 माइनस 4, ये एलसीएम लोगे तो कितना होगा ये 3/4 है ना, क्योंकि 4 का एलसीएम 4 हो गया है ना, 4 माइनस 3/4। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया 4/3 जीएम। ये आ गया बच्चों टोटल आई की वैल्यू ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान था ये। ठीक है, इसको आप चाहो तो आई कैप में भी लिख सकते हो। मतलब अगर ऑप्शन आई कैप में हो तो यहाँ पे हर जगह आप आई कैप लगाते चलना, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम इसे अगले पेज पे पेस्ट कर लें। ऑन अ पार्टिकल पी डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, मतलब यहाँ से और आगे r निकालो, यहाँ पे कोई पार्टिकल p है। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगा रहा है हमारा वो F1 है। ठीक है, अच्छा मास यहाँ पे नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मास का हो सकता है यूज ना हो, है ना, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है आपसे आ गई है। तो ये जो फोर्स F1 है वो होगा बच्चों G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया हमारा ये 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ फोर्स जो हो गया वो Gm/4r स्क्वायर, करेक्ट है। अब कह रहा है कि एक स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, मतलब ये वाला जो r/2 रेडियस का स्फेरिकल कैविटी इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर एज शोन इन फिगर। मतलब काटने के बाद कुछ ऐसा बन गया, ये वाला पार्ट कट गया इसका। ठीक है, द स्फीयर विथ कैविटी नाउ अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स F2। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है ये पार्ट F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आपसे F2/F1 पूछ रहा है। तो सबसे पहले F2 क्या है, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो F2 क्या होगा हमारा, टोटल जो था ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था ये है ना इतना, माइनस ये निकालोगे है ना,
मतलब F2 जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा F1 माइनस फोर्स ऑफ रिमूव्ड पार्ट ऑन पार्टिकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा मिलकर के फोर्स लगा रहा था F1, अब इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव्ड कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो फोर्स है उसको हम रिमूव कर देंगे तो वहां से हमें F2 आ जाएगा। करेक्ट है, तो ये तो हमारा F1 हो गया Gmm/4r² माइनस फोर्स ऑफ रिमूव्ड पार्ट क्या होगा बच्चों? तो पहले इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास है कितना, है ना। ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r/2 और ये डिस्टेंस हो गया हमारा r। ठीक है, तो डिस्टेंस तो पता है हमें कि 3r/2 है, लेकिन इसका मास तो पता होना चाहिए हमें। मास कैसे निकालेंगे? मास हमने निकालना आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री मास कैसे निकालते हैं, m डैश कैसे निकालेंगे? तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम का निकालना है। तो r/2 का होल क्यू है ना हमारा, तो ये r³/8, क्योंकि जो रिमूव्ड मास है इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 और r/2 का होल क्यू, रेडियस कितना है r/2। तो यहाँ से सारा कटवट जाएगा, ये बचेगा बच्चों m डैश m/8, मतलब ये जो रिमूव्ड मास है ये m/8 है। ठीक है, तो माइनस g है ना, और क्या लिखूँ मैं m/8 और m और अपॉन डिस्टेंस कितना है हमारा 3r/2 का स्क्वायर है ना, 3r/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारा Gmm/4r² माइनस। ठीक है, अब इसको बच्चों ये 3r² है ना, तो ये हो जाएगा 9r² अपॉन में क्या हो जाएगा 9r²। तो ये अपॉन में 4 है, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 4 यहाँ आ गया और Gmm। ठीक है, अच्छा इसका जो 8 है वो भी कट जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है ना, तो 4 से ये काट दिया 2 टाइम्स और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो Gmm/4r²। ये सब कैलकुलेशन बच्चों खुद करना, आप ये नहीं कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसको भी आप खुद से कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो Gmm/18r², यहाँ से ये आ रहा है बच्चों हमारा F2। ठीक है, ये बात ये क्या आ रहा है F2। अब ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों, अब यहाँ पे ये नहीं कि आप 4r² 18r² पूरे को आप एलसीएम ले रहे हो। अब ये ऐसे केस में क्या किया जाता है कि Gmm/r² कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, और 1/4 माइनस 1/18 इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा Gmm/r²। अब अंदर एलसीएम लोगे तो 4 और 18 का एलसीएम लेना आसान है। ठीक है, 36 हो जाएगा, 4 9 जा और 18 2 जा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बच्चों 7/36 Gmm/r²। ठीक है, क्या बताया हमने कि आप इस नहीं कि पूरे को आप सॉल्व कर रहे हो, पूरे को जोड़ घटाव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पहले एलसीएम ले लिया करना। तो F2 हमें पता लग गया, F1 हमें पता लग गया। क्या पूछ रहा है आपसे अब ये F2/F1 पूछ रहा है ना, F2/F1। तो F2 कितना है हमारा 7/36 Gm/r²। और F1 कितना है हमारा, तो उल्टा कर दोगे आप क्योंकि अपॉन करना है ना, तो अपॉन Gmm। यहाँ तक ठीक है, r² से r² कट गया। ठीक है, अब ये आ गया बच्चों 7 4 जा 28/36। ठीक है, अब किससे कटेगा ये कटेगा हमें लग रहा है 6 से, है ना। 6 जा या 4 से पहले काट के देखता हूँ मैं इसको। 4 24 4 7 28। ठीक है, और 4 9 36, 7/9 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमारा F2/F1 आ गया बच्चों 7/9। ठीक है, देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा 7/9। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का कह सकते हो या मीडियम से ऊपर लेवल भी कह सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट क्या था, एक तो उसको F2 निकालने में दिक्कत होता, बहुत लोग क्या करते हैं रिमूव्ड मास जो रिमूव हो गया वो मास नहीं निकाल पाते, यहाँ पर सीधा m ही रख देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो रिमूव्ड मास का था, दूसरा कि अब डिस्टेंस इसका कितना है तो 3r/2 का। ठीक है, और कुछ नहीं था, और कैलकुलेशन था जो कि प्रेशर में एग्जाम टाइम में गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑल 7 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूं इस क्वेश्चन के साथ ही। जैसे हमने पढ़ाया है आपको कि g जो होता है ये Gm/r² होता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में बताइए। ठीक है, तो आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ g
इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि मास जो होता है हमारा वो रो इंटू वी होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो उस केस में आप जी कह सकते हो, जी और एम के जगह पे 4/3 पाई आर क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ से जो जी आएगा बच्चों हमारा वो जी है ना 4/3 पाई जी और आर, ठीक है। तो यहाँ से जी जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा अगर डेंसिटी रो छोड़ दिया हमने, रो भी तो था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रो भी था, ठीक है। तो जी का फॉर्मूला आ गया हमारा 4/3, ऐसे कहता हूँ, जी का आ गया 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे बच्चों अगर रो कांस्टेंट हो, अगर रो कांस्टेंट हो तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो पहले से पढ़ते आ रहे हो आप कि जी जो होता है हमारा वो 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी के टर्म में हो, लिखा हो कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जी किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तब बच्चों जी डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे ये जो हमारा अर्थ का ये इक्वेटर पार्ट था और ये हमारा पोल पार्ट था। तो क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ सडनली स्टॉप हो जाए, रुकना, ठीक है, तब क्या होगा, इसके ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो था हमारा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था, एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना कॉस स्क्वायर लेम्डा, ऐसा कुछ लग रहा था। पीछे चलते हैं, पीछे हमने सेकंड लेक्चर में जो पढ़ाया था, हाँ ये वाला, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेम्डा, और नीचे की तरफ लग रहा था एम जी, ठीक है। तो इफेक्टिव जो यहाँ पे ग्रेविटी था हमारा वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेम्डा था। अब अर्थ अगर सडनली स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो नेट अभी हम लोग जो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि अभी जो हम लोग ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेम्डा, ठीक है, ये हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता है बच्चों कि अगर अचानक से रुक जाए तो क्या होगा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी उस केस में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि डिस्कस कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए।